लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 13। होटल या ग्रेजुएशन में से एक चुनो। जनाब उन्नियाल सर सच में काबिल इंसान थे। उन्होंने राजू को प्राइवेट एग्जाम तथा कोरस्पॉन्डेंस एग्जाम का अंतर समझाया। हालांकि राजू ने उनसे पूछा नहीं था, मगर वे बच्चों को सही गाइड करना अपना धर्म मानते थे। कोरस्पॉन्डेंस एग्जाम की तुलना में प्राइवेट एग्जाम देने के लिए कम पैसे लगते हैं। जो व्यक्ति घर में पढ़ने का आदी है, केवल उसे ही प्राइवेट एग्जाम देने का रिस्क लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घर में पढ़ने का आदी नहीं है तो उसे प्राइवेट ट्यूशन लेनी ही पड़ेगी, जिसमें ज्यादा खर्च आना तय है। जबकि कोरस्पॉन्डेंस एग्जाम देने वाले लोगों को यूनिवर्सिटी में ही कुछ क्लासेस लगाने का मौका मिलता है। खर्च के हिसाब से भी तथा पास होने की संभावना के हिसाब से भी कोरस्पॉन्डेंस एग्जाम देना काफी फायदेमंद होता है। एक तो राजू को स्वयं पढ़ने की आदत नहीं थी, दूसरा उसे डिग्री केवल नाम मात्र के लिए नहीं लेनी थी। उसे ग्रेजुएशन का ज्ञान भी चाहिए था, ताकि वो उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सके। इन सब के बारे में सोचते हुए राजू ने प्राइवेट एग्जाम देने के बजाय कोरस्पॉन्डेंस एग्जाम देने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में उसका खर्चा ज्यादा हो गया था, मगर उसे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि वो ज्ञान हासिल करके पास जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी में इवनिंग क्लासेस लगाने का मौका जो मिलने वाला था। राजू के घर से यूनिवर्सिटी ठीक ठाक दूर थी। इसके अलावा उसे यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए कम से कम 3 बसें बदलनी पड़ती थीं। यदि प्रत्येक बस समय से मिल जाती तब भी उसका 1.5 घंटा तो आराम से लग जाता था। 3 से 4 बार यूनिवर्सिटी का दौरा करने के बाद राजू को समझ आया कि जब उसे इवनिंग क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी में आना होगा तब उसका बहुत सारा समय आने जाने में खर्च हो जाएगा। राजू ने पहले उपाय के तौर पर एक सेकंड हैंड बाइक लेने की सोची थी, मगर 1 घंटे बाद ही उसे यह अनुभूति हुई कि बाइक पर प्रतिदिन लंबा सफ़र करना उसके बस की बात नहीं है। हर दिन होटल में काम करने के बाद जब वो थक जाएगा तब वो प्रतिदिन 1.5 घंटे की बोरिंग यात्रा करके किसी तरह यूनिवर्सिटी तो पहुंच जाएगा, मगर तब वो पूरी ऊर्जा लगाकर पढ़ नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में या तो उसे होटल का काम बोझ लगने लगेगा या फिर पढ़ाई। ऐसे में उसका मन किसी एक को छोड़ने का करने लगेगा। यानी या तो राजू की होटल वाली नौकरी छूट जाएगी या फिर पढ़ाई छूट जाएगी। न तो वो होटल की नौकरी छोड़ सकता था और न ही पढ़ाई छोड़ सकता था। इसलिए उसने सेकंड हैंड बाइक लेने वाले पहला उपाय को ही त्याग दिया। 1 हफ्ते बाद राजू ने दूसरा उपाय सोचा। उसने सोचा कि वो यूनिवर्सिटी के आसपास ही नौकरी कर लेगा। वहाँ ढाबे और कैंटीन थी, जहाँ उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी। बेशक उसे होटल जितनी कमाई नहीं होगी, मगर उसका बहुत सारा वक्त भी बच जाएगा और लंबे सफ़र के कारण दिमाग खराब होने से भी बच जाएगा। यानी इस उपाय में होटल छूट जाता, मगर पढ़ाई तथा कमाई जारी रहती। लिहाजा राजू ने ग्रेजुएट बनने के लिए होटल की नौकरी छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों को छुट्टी के दिन मिलने का वादा करने वाला राजू प्रत्येक छुट्टी के दिन नौकरी ढूंढने निकल जाता था। उसे लगा था कि जैसे उसे झटपट होटल में नौकरी मिल गई थी, वैसे ही उसे नई जगह नौकरी मिल जाएगी। एक छुट्टी वो नौकरी ढूंढ लेगा और अगली छुट्टी पर दोस्तों से मिल लेगा। मगर राजू की यह प्लानिंग कामयाब न हुई। काफी प्रयासों के बावजूद उसे उचित नौकरी न मिली। हर ढाबे पर 12 घंटे की नौकरी मिल रही थी, जिसका मतलब था सुबह से रात तक ढाबे पर रहना। ऐसे में इवनिंग क्लासेस लगानी संभव नहीं थी। उसने विभिन्न कैंटीन्स में भी कोशिश की, मगर किसी के पास जगह नहीं थी। राजू की उदासी बढ़ती चली गई। ऊपर से दोस्तों ने भी ताने दे देकर उसका जीना दूभर कर रखा था। अगर कल तू नहीं आया तो फिर कभी आने की जरूरत नहीं है, कहकर गुरिपाल ने राजू को दोस्ती निभाने का आखिरी मौका दिया। राजू ने सोचा कि नौकरी तो मिल नहीं रही, दोस्ती भी ना छूट जाए, इसलिए दोस्तों से मिल ही लेना चाहिए। हफ्ता गुजरा और छुट्टी का दिन आ गया। राजू का मन दोस्तों से मिलने जाने का तो था, मगर उसे नई नौकरी की भी सख्त आवश्यकता थी। वो तैयार होकर घर से तो निकल गया, मगर बस स्टॉप पर जाकर वो यह निर्णय न ले सका कि उसे कहाँ जाना चाहिए।
लगभग आधे घंटे बाद राजू ने निर्णय लिया कि 2 घंटे दोस्तों के साथ बिताकर वो पिताजी के फोन का बहाना बनाकर निकल आएगा। उसके बाद वह शाम तक नौकरी की तलाश करेगा। राजू ने तुरंत पिताजी को फोन किया। पिताजी, आपको ठीक 2 घंटे बाद मुझे फोन करना है और गुस्सा करते हुए ये कहना है कि कोई छुट्टी तो हमारे साथ गुजार लिया कर। राजू ने पिताजी को योजना समझाते हुए कहा। राजू नहीं जानता था कि पिछली रात को ही माँ जी ने पिताजी को कहा था कि राजू से कहो कि कभी हमारे साथ भी वक्त गुजार लिया कर। तब पिताजी ने हाँ में सिर तो हिला दिया था, मगर वे अपनी पत्नी से यह नहीं कह पाए थे कि वे स्वयं भी कब से राजू को यही बात कहना चाह रहे थे। एक वक्त था जब माता पिता राजू को घर में पड़ा देख देख कर बोर हो गए थे। मौजूदा स्थिति यह थी कि वे राजू से बात करने को तरस रहे थे। जिस दिन राजू की छुट्टी होती थी उसी दिन पिताजी की भी छुट्टी होती थी, लिहाजा उस एक दिन उन्हें वो अनुभव होता था जो पूरे हफ्ते उनकी पत्नी को होता था, अकेलापन। दोनों ने एक दूसरे से कहा तो नहीं था, मगर अंदर ही अंदर दोनों चाहते थे कि यदि उनकी एक बेटी भी होती तो घर में रौनक रहती। इसी ख्याल से जुड़ता हुआ ये ख्याल भी आता था कि यदि राजू की शादी करवा दी जाए तो उन्हें बहू के रूप में बेटी मिल जाएगी। पिताजी सुन रहे हो? राजू ने अपनी बात दोहराकर पिताजी को उनके विचारों की सरिता से बाहर निकाला। ठीक है, कर दूंगा, पिताजी बोले। चलो ठीक है फिर। सुन बेटा। हाँ जी बोलिए। मेरी आज छुट्टी है, क्या तू घर पर आ जाएगा? यूं? आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, जाना तो कहीं नहीं है। फिर मुझे घर पर रहने को क्यों बोल रहे हो? तू समझा नहीं, हम दोनों भी घर पर रहेंगे, तू भी घर पर आ जाना। यूं? कोई काम है क्या? काम? नहीं, काम तो कोई नहीं है। फिर घर क्यों बुला रहे हो? वो ऐसे ही, छुट्टी है ना। अरे वही तो पिताजी, मेरी छुट्टी है, मुझे नई नौकरी ढूंढने जाना है। तभी तो आपको फोन करने को कह रहा हूं, ताकि आपके बहाने दोस्तों के पास से निकल आऊं। राजू बोला। नौकरी यानी पैसा, पैसा यानी फ्यूचर। पिताजी इसके आगे कुछ न बोल सके। वे अपने निठल्ले बेटे को कमाते हुए तो देखना चाहते थे। अब जब बेटा कमाने निकल ही गया था तो उसे वापस बुलाने का क्या मतलब बनता है? ठीक है बेटा, मैं फोन कर दूंगा, उदासी छिपाते हुए पिताजी बोले। ठीक 2 घंटे बाद कर देना प्लीज। राजू ने अपना निर्देश दोहराया। ठीक है, मैं टाइम नोट कर लेता हूँ। अलार्म लगा लूं क्या? पिताजी ने पूछा। राजू ने सहमति जताते हुए फोन कट कर दिया और तेजी से भागकर जा सामने रही बस में चढ़ गया। चलती बस में अचानक चढ़े लड़के को देखकर कंडक्टर चिल्लाने लगा ही था कि राजू ने तुरंत सॉरी बोलकर मामला रफा दफा करवा दिया। लेट तुम लोग होते हो, लंगूरों की तरह बसों पर तुम धमकते हो। अगर कोई हादसा हो जाए तो तुम्हारे माता पिता हमारी जान खाने आ जाएंगे। कहता हुआ कंडक्टर शांत हो गया। उधर पिताजी अलार्म लगाते हुए सोच रहे थे कि वे क्यों राजू से यह न कह पाए कि हमारे साथ भी वक्त गुजार लिया करो। अपने इकलौते समझदार रिश्तेदार से प्रेरणा लेते हुए पिताजी ने राजू में बहुत सारे नेक संस्कार जरूर भरे थे, मगर वे राजू के भीतर परिवार के अपनेपन वाला संस्कार नहीं भर पाए थे। वे भरते तो भरते कैसे, जब उनके खुद के भीतर यह संस्कार नहीं था। भारतीय माता पिता बच्चों को बड़ों का आदर करना तो सिखाते हैं, मगर वे कभी बच्चों को बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं सिखाते। जरा सोचकर देखो कि भारतीय बच्चे बड़े होते हुए क्या नोटिस करते हैं। भारतीय बच्चे देखते हैं कि पिता नामक जीव पूरे हफ्ते कमाता है, छुट्टी वाले दिन या तो सोता है या बाकी के काम निपटता है। माँ नामक जीव हफ्ते के 7 दिन बिना छुट्टी के दिन रात विभिन्न प्रकार के काम करती रहती है। खाली समय मिलते ही वे या तो टीवी देखती हैं या फिर किसी महिला के साथ दुनिया जहान के मुद्दों पर गहन चर्चा करने लग जाती हैं। यदि घर में बुजुर्ग हैं तो भारतीय बच्चे देखते हैं कि बुजुर्ग या तो रोक टोक करने में लगे रहते हैं या बीमार रहते हैं। पापा वक्त मिलते ही उनको दवाई इत्यादि पूछते हैं और दोबारा अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। माँ बुजुर्गों के सारे काम करती हैं और दोबारा अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं।
परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने की अवधारणा भारतीय बच्चों तक पहुंचती ही नहीं। न उन्हें देखकर सीखने को मिलता है और न ही कोई उन्हें मौखिक रूप से समझाता है। यही वजह है कि सदियों से यह ट्रेंड चला आ रहा है कि बच्चे पढ़ लिखकर नौकरी करते हुए दूसरे शहरों में सेटल हो जाते हैं। राजू के घर में भी यही हो रहा था। राजू के माता पिता वही अनुभव कर रहे थे जो 3 बेटों वाले राजू के दादा दादी ने किया होगा। ये सब देखकर कभी कभार मुझे विदेशों का कल्चर सही लगता है। वे बेशक अपने माता पिता से दूर रहते हैं, मगर वे कभी कभार माता पिता से मिलने का वक्त अवश्य निकालते हैं। वे भारतीयों की तरह एक दूसरे से मिलने के लिए शादियों या जगरातों का इंतजार नहीं करते। आपने ये जरूर सुना होगा कि बच्चों को बड़े होकर अपने बूढ़े माता पिता का सहारा बनना चाहिए। आप याद करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि बड़े लोग बच्चों को ये बात उनकी ड्यूटी की तरह बताते हैं, जबकि यह बात एक मानवीय संस्कार की तरह बच्चों के भीतर होनी चाहिए। अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, शुड और मस्ट। शुड उन कामों के साथ प्रयोग किया जाता है जहां चुनने की आज़ादी मिलती है, जबकि मस्ट में आज़ादी नहीं, केवल मजबूरी होती है। जब आप बच्चों को बड़ों का आदर करना तथा बड़ों के बुढ़ापे का सहारा बनने की बात मस्ट के तहत कहते हो, तब आप बच्चों को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हो। ये बात तो सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपनी मजबूरियों से दूर जाना चाहता है। ऐसा कहने वाले बड़े बच्चों में संस्कार तो नहीं भरते, उल्टा बच्चों को यह एहसास जरूर करवाते हैं कि हमें तुमसे प्यार लगाव कुछ नहीं है। हम तुम्हें पाल पोस कर केवल इसलिए बढ़ा कर रहे हैं ताकि तुम बुढ़ापे में हमारा सहारा बनो। दोस्तों, ये संस्कार नहीं, कुसंस्कार है। ऐसा करने वालों के बच्चे केवल तब तक बूढ़े माता पिता को साथ रखते हैं जब तक उन्हें लाभ मिल रहे होते हैं। नुकसान की स्थिति आते ही ऐसे बच्चे गायब हो जाते हैं। रिसर्च में देखा गया कि जिन माता पिता ने बच्चों में अपनेपन का संस्कार भरा, उनके बच्चे जहां भी जाते हैं माता पिता को साथ ले जाते हैं। उन्हें बूढ़े माता पिता के लाभ या नुकसान नहीं दिखते। उन्हें तो बस अपने माता पिता का साथ चाहिए होता है। ये वे बच्चे हैं जिनके मिले माता पिता मस्ट वाली मजबूरी नहीं होते, बल्कि शुड वाली चॉइस होते हैं। राजू के नेकदिल माता पिता राजू को ये संस्कार नहीं दे पाए थे, इसलिए राजू को मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरी लाइफ की चिंता तो थी, मगर मेरी माताजी की तन्हाई, मेरे पिताजी की तन्हाई की कोई चिंता नहीं थी।